स्वागत है आप सभी का डिजिटल जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड 4 सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हैं। आई होप आपने वो सारी सीरीज देखी होंगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, सबसे पहले आप उन चारों वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, जिससे सारे वीडियोस आपको आसानी से समझ में आएंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुगम्य भारत अभियान केंद्र सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की योजना, सरकारी भवनों को विकलांग लोगों के लिए सुगम बनाने की योजना, दूध के उत्पादन और वितरण के लिए एक मिशन कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, यानी कि सरकारी भवनों को विकलांग लोगों के लिए सुगम्य बनाने की ये एक योजना है। इससे रिलेटेड सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। सुगम्य भारत अभियान भारत में विकलांग वर्ग के लिए देश की राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 50% सरकारी भवनों को जुलाई 2018 तक विकलांगों के लिए पूर्ण रूप से सुगम्य बनाने संबंधी एक प्रमुख सरकारी कार्य योजना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत में वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? फर्स्ट ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं अटल पेंशन योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इससे रिलेटेड सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। भारत में कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन को संबोधित करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे कि एक वित्तीय समावेशन योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण गरीबों और अटल पेंशन योजना के लिए एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में पेंशन योजना के लाभार्थियों को बढ़ाना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, सन 2000 में इसको शुरू किया गया था। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अंत्योदय अन्न योजना या AAY दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। AAY ने राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किए गए BPL परिवारों की संख्या में से 1 करोड़ गरीब परिवारों की पहचान की और प्रत्येक पात्र परिवार को अत्यधिक रियायती दर 2 रुपए प्रति किलो गेहूं के लिए और 3 रुपए प्रति किलो चावल के लिए 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया। ठीक है, 2002 में यह मात्रा 25 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम कर दी गई। इसके अलावा यह योजना 2003 में 50 लाख BPL परिवारों को जोड़ती है और 2004 तक इस योजना के तहत 2 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की सलाह से राज्य सरकार, या फिर स्थानीय निकाय? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, राज्य सरकार। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1959 राजस्व परिषद के निर्माण के लिए प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 2 या 2 से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार राजस्व अधिकारी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार बोर्ड और राजस्व अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने लघु कृषि व्यवसाय संघ एजेंसी की मदद से पूरे भारत में एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? M किसान, कृषि बाजार, ई नेम,
या फिर फार्मापीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, ईलियम। सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं ओवरऑल चीजों को। 14 अप्रैल 2016 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम एजेंसी की मदद से पूरे भारत में एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार या EAAM लॉन्च किया है। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को जोड़ता है। ठीक है। पोर्टल का दृष्टिकोण एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना की विषमता को दूर करके वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक ने किस वर्ष सामाजिक समावेश मूल्यांकन उपकरण विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन है 2014, सेकेंड ऑप्शन है 2015, थर्ड ऑप्शन है 2017 एवं फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है 2018। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी 2018। पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। आगे चलिए। सामाजिक समावेशन उन शर्तों की सुधार की प्रक्रिया है जिन पर व्यक्ति और समूह समाज में भाग लेते हैं। उनकी पहचान के आधार पर वंचित लोगों की क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ चीजें और देख लेते हैं। 2018 में विश्व बैंक ने सामाजिक समावेश मूल्यांकन उपकरण विकसित किया। यह परियोजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों की सामाजिक समावेशन का आकलन करने की एक पद्धति है। सामाजिक समावेशन पर WBG का वैश्विक नेतृत्व इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक तकनीकी नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉरेंज वक्र किसके मापन से संबंधित है? बेरोजगारी, आर्थिक नियोजन, आय की असमानता या फिर राष्ट्रीय आय। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, आय की असमानता। कैसे? सॉल्यूशन के थ्रू समझते। आगे चलिएगा। लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्स लॉरेंस द्वारा विकसित किया गया था। लॉरेंज कर्व में एक निरपेक्ष समानता रेखा होती है। यह निरपेक्ष समता रेखा लॉरेंज वक्र जितनी दूरी पर होंगे आय की विषमता जो है उतनी अधिक होगी। ठीक है। यह निरपेक्ष समता रेखा और लॉरेंज वक्र जितने नजदीक होंगे आय की विषमता उतनी ही न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है। ये पूरा आपको समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस मुनरो ने 1820 में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? महलवारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, स्थायी भूमि बंदोबस्त अधिनियम या फिर रैयतवाड़ी प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, रैयतवाड़ी प्रणाली। ठीक है। सॉल्यूशन के थ्रू ओवरऑल चीजों को समझते हैं। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। यह मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों और ब्रिटिश भारत के उग्र प्रांतों में प्राथमिक भूमि राजस्व प्रणाली थी। इस व्यवस्था में स्वामित्व के अधिकार किसानों को सौंप दिए जाते थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से कर वसूली करती थी। रैयतवाड़ी प्रणाली में सूखी भूमि राजस्व दर जो है वो 50% थी और 60% राजस्व दर सिंचित भूमि के लिए थी। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व का बंदोबस्त अस्थायी आधार पर किया जाता था और 20, 30 या 40 वर्षों के बाद ये नियमित होता था। ठीक है। ये हो गया पूरा रैयतवाड़ी प्रणाली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रावधानों को मिलाकर शुरू किया गया था। 12 जनवरी 2001, 25 सितंबर 2001, 2 मार्च 2001 या फिर 18
नवंबर 2001। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी 25 सितंबर 2001 को जो है इसे स्टार्ट किया गया था। पूरी चीजों को एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रावधानों को मिलाकर शुरू किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार और भोजन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम स्वलक्षित प्रकृति का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलन को दूर करने के लिए जाना जाता है? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर पीली क्रांति? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि श्वेत क्रांति। ठीक है, सॉल्यूशन के थ्रू पूरे इस क्वेश्चन को समझते हैं। श्वेत क्रांति क्या होती है? दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलन को दूर करने के लिए है। ठीक है, तकनीकी इनपुट इसमें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। उच्च दूध वाले यूरोपीय नस्ल की देसी गायों का संस्करण, दूध को अधिक समय तक रखने के लिए उसका पाश्चुरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों से गुणवत्तापूर्ण दूध का संग्रह तथा प्रशीतित परिवहन प्रणाली जो सड़क और रेल दोनों द्वारा दूर दराज के महानगरीय केंद्रों तक दूध भेजने में मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सरकार या एजेंसी की ओर से देय करों और शुल्कों को एकत्र करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्व एजेंट, मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्व अधिकारी। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन हम अगले स्लाइड में देखते हैं। एक राजस्व अधिकारी ऐसा व्यक्ति होता है जो सरकार या किसी एजेंसी की ओर से कर और शुल्क जैसे राजस्व एकत्र करता है। एक राजस्व अधिकारी के विशिष्ट कर्तव्य उस विशेष संगठन पर निर्भर करते हैं जो व्यक्ति को नियुक्त करता है। उपयुक्त जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राजस्व मामलों में यह संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त राजस्व के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 18 में देश में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.3, 6.1, 7.8 या फिर 8.6? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी, यानी कि 6.1%। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा सॉल्यूशन हम देखते हैं अगले स्लाइड में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 18 में देश में बेरोजगारी दर ग्रामीण भारत में 5.3% और शहरी भारत में 7.8% थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल बेरोजगारी दर 6.1% थी। ठीक है, सो ये पूरा इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, क्वायर बोर्ड या फिर नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर ए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। यह जो है पीएमईजीपी एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक जो है क्या है नोडल एजेंसी है। क्या है ये
नोडल एजेंसी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान कब शुरू किया गया था? 22 मई 2019, 25 दिसंबर 2019, 22 मई 2020, 25 दिसंबर 2020। सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 22 मई 2020 को जो है इसे शुरू किया गया था। श्रम सिद्धि अभियान से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस में हम मेन पॉइंट्स को समझते हैं। 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के सीएम ने ग्रामीण मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान करने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए, इनको जॉब कार्ड प्रदान करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक अभियान शुरू किया। ये जॉब कार्ड व्यक्ति की योग्यता और कौशल के अनुसार उपयुक्त नौकरी पाने में मदद करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान जिन व्यक्तियों को 1 घंटे का भी काम नहीं मिला, उनकी संख्या क्या कहलाती है? वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या फिर वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, CDS भी जिसे बोलेंगे, या फिर यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी CWS उन व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करती है जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान 1 घंटे का भी काम नहीं मिला। ठीक है, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी से तात्पर्य उन व्यक्तियों की संख्या से है जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान 1 दिन या कुछ दिनों में काम नहीं मिला। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस को उन व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है जो वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बेरोजगार रहे। यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस बेरोजगारी में व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है यदि यूपीएस के अलावा एक वर्ष के दौरान सहायक आधार पर उपलब्ध लेकिन काम पाने में वो असमर्थ रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1793 में स्थायी भूमि बंदोबस्त अधिनियम किसने पेश किया था? सर थॉमस मुंड्रो ने, होल्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस ने। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं क्या क्या हुआ था उस वक्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए स्थायी भूमि बंदोबस्त अधिनियम पेश किया था। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अनुसार ब्रिटिश शासकों द्वारा नियुक्त कर किसानों को विभिन्न भूस्वामी के रूप में परिवर्तित किया गया था। उन्हें इस नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को निश्चित कमीशन देना पड़ता था। इन बिचौलियों को जागीरदारी या फिर जमींदार भी कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायतों में निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए आरक्षित नहीं है? यानी किसके लिए पंचायतों में जो है जगह स्थान आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, या फिर पिछड़ा वर्ग। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो आरक्षित स्थान नहीं है। ठीक है, क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें जो है वो आरक्षित है। ठीक है, लेकिन पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नहीं है। क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाई गई। इसने 1957 में अपनी जो है एक रिपोर्ट पेश की। क्या पेश की? उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। अब उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया, इस रिपोर्ट में उन्होंने एक त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की, अर्थात ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक है, ये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बफर स्टॉक की सही व्याख्या करता है?
सरकार द्वारा खरीदे अनाज अर्थात गेहूं और चावल का भंडार, सरकार द्वारा खरीदे गए फलों और आम और केले का भंडार, या फिर सरकार द्वारा आयोजित कीमती धातुओं के भंडारण और संचालन से संबंधित है, या फिर खनिजों के अत्यधिक उत्पादन को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज अर्थात गेहूं एवं चावल का भंडार। ठीक है, चलिए समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल का भंडार है। एफसीआई कौन? एफसीआई उन राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है, यानी कि एक्स्ट्रा उत्पादन जहां पे होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर उज्जैन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उज्जैन। चलिए इसको पूरा सॉल्यूशन में समझते हैं। एशिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र उज्जैन में है, जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। जहां से आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? वो तो उज्जैन में है। कहाँ का? एशिया का। अगर हम नेशनल वाइज बात करें तो नेशनल वाइज सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो है कहाँ पे? इंदौर में, है ना। भारत एशिया का सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? दूसरा। और वैश्विक उत्पादन में इसका हिस्सा 3.95% है। उज्जैन जनसंख्या के मामले से मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। कौन सा नंबर का सबसे बड़ा शहर है? 5वां, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान नहीं है? वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान, पंचायतों से संबंधित सभी निर्वाचनों को राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करने का प्रावधान किया गया है। इस भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर अध्यक्षों के पदों के आरक्षण का प्रावधान है, या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित ये प्रावधान है। देखिएगा ध्यान से, वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है, पंचायतों से संबंधित सभी चुनावों को राज्य चुनाव आयोग में निहित करने का प्रावधान किया गया है। इस भाग में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर किसी अन्य स्तर पर अध्यक्षों के पदों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, सो ये हो गया आपका 20 नंबर का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। ये पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक डिजिटल जिंदगी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस डू लाइक फर्स्टली बिकॉज आपने वीडियो को एंड तक देखा है, और उसके बाद चैनल को करना है सब्सक्राइब, लेकिन बेल आइकॉन को भी आपको प्रेस करना है बिकॉज आगे जो भी मेरी वीडियोस आएंगे उसके अपडेट आप लोगों तक उसी के थ्रू पहुंचेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा बिकॉज पटवारी की नोटिफिकेशन किसी भी दिन रिलीज हो सकते हैं। वीडियो पसंद अगर आई है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।